अधूरा सच पार्ट 3 द एंड। मृण्मयी की इतनी भयानक क्रोधित आवाज़ सुन के और उत्कर्ष को इस हाल में देखकर वे सभी डर के मारे कँपकँपाने लगे। पहले तो उन सभी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मृण्मयी को ये क्या हो गया है। इतना भयानक रौद्र रूप जिसे देख हर कोई भयभीत हो रहा था। मृण्मयी बार बार सबको वहाँ से जाने के लिए कह रही थी और अपने ही बेटे का ये हाल देख उत्कर्ष के माता पिता तो रोने लगे और ये सोचने लगे कि जो वो देख रहे हैं क्या वो एक भयानक सच है या फिर कोई सपना। मृण्मयी ने उत्कर्ष को पूरी तरह से अपने काबू में किया हुआ था। अपने बेटे की हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। तभी अचानक तेज हवाओं के साथ बादल गरजने लगते हैं, बिजली कड़कने लगती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है। सब के सब घर के बाहर खड़े बारिश में भीगने लगते हैं। इधर अचानक मृण्मयी के चिल्लाते ही घर का दरवाज़ा अपने आप तेजी से बंद हो जाता है। सभी दूर दरवाजे के बाहर खड़े ये तमाशा देखते रहते हैं। तभी उत्कर्ष की माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं और चीख चीख कर अपने बेटे को पुकारती हैं ताकि किसी भी तरह वो घर से बाहर आ जाए और मृण्मयी के चंगुल से अपने आप को बचा ले। उनका दिल बैठा जा रहा था ये सोचकर कि मृण्मयी उनके बेटे को अंदर कहीं कोई नुकसान पहुंचा देगी तो उनका क्या होगा। अपने बेटे को उसके चंगुल से बचाना बहुत ज़रूरी था। अभी तो वे ये सब समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि मृण्मयी ने उनके बेटे को ही क्यों अपना सब कुछ कहा और वो इस तरीके की हरकतें क्यों कर रही है, वो क्या कहना चाहती है। तभी इन सबके बीच आशुतोष की आवाज़ आती है और वो उत्कर्ष के माता पिता से कहता है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा इस मृण्मयी को हो क्या गया है। उसका ऐसा विचित्र रूप हम लोगों ने आज तक नहीं देखा। समझ नहीं आ रहा मैं आप लोगों से कैसे माफ़ी मांगूं। हमें जल्द से जल्द कुछ सोचना होगा, कुछ करना होगा, वरना पता नहीं कब क्या अनर्थ हो जाए। ये सुनते ही उत्कर्ष के पिता उससे कहते हैं, अरे यार ये तो क्या कह रहा है, ये तुम्हारे परिवार का हिस्सा है ना, ऐसा तूने ही तो बताया था। तो तुझे नहीं पता उसे क्या हुआ है और वो ऐसा क्यों कर रही है। आखिर हमारे बेटे से उसे क्या चाहिए हमें नहीं पता। तू कहे उससे कि वो हमारे बेटे को छोड़ दे, हम यहाँ से चले जाएंगे। उत्कर्ष की माँ कहती, भाई साहब हमें हमारा बेटा लौटा दीजिए, कहिए उससे, उसे जो चाहिए उसे हम दे देंगे, पर बदले में वो हमारे बेटे को जाने दे। तभी अंदर से आवाज़ आती है और मृण्मयी कहती है, ছাড়বো না, আমি কিছুতেই ছাড়বো না। কি করে নিবি তোরা? तुम लोगों की ये औकात, आओ यहाँ मेरे पास, देखो देखो मैं क्या हाल करती हूँ इसका। जो भी इसके पास आएगा उसे मैं बर्बाद कर दूंगी। हाँ
उसे मैं चबा चबा कर इन्हीं दांतों से नोच नोच कर खाऊंगी, मेरी प्यास बुझाऊंगी। क्या समझ के रखा है तुम लोगों ने? ऐसे ही मुझसे हमेशा सब छीन लोगे, पर इस बार नहीं। अब जो बीच में आएगा उसका गला धड़ से अलग कर दूंगी और उसके कलेजे को निकाल कर चबा चबा कर खा जाऊंगी। अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, नहीं रक्त बहेगा, लहू बहेगा, सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो जाएगा। ये सुनकर उत्कर्ष की माँ बेहोश हो जाती है और तभी उत्कर्ष के पिता उन्हें संभालते हुए एक जगह लिटाकर घर की खिड़की से झांकते हैं तो देखते हैं मृण्मयी उत्कर्ष का श्रृंगार कर रही थी। उसे नए नए पोशाक पहना रही थी। अपने खुले लंबे बालों से उसने उत्कर्ष के हाथ पैरों को जोर से जकड़ रखा था और जोर जोर से हंसती, गीत गाती, तो कभी रोती तो कभी उत्कर्ष के गालों पर अपने नोकीले नाखूनों से नोचती, तो कभी गले में अपने कटीले दांतों को गड़ाकर खून निकालकर उसका रस पीती। ये सब देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अपने बेटे को इतना बेबस उन्होंने कभी नहीं देखा था। इस तरह उन्होंने खिड़की से ही अपने बेटे को जोर से आवाज़ देते हुए पुकारा। ये देख मृण्मयी कहती, ओह, तो थोड़ा जाबीन है ना? सर्वनाश कर दूंगी। जो ज़्यादा देर यहाँ रुका तो बदले में अपने बेटे की लाश ले जाना। जा, एक खूनी है खानते के बेरिए जा, इसी में तुम सबकी भलाई है। उसके पिता कहते, आशुतोष, तुम कुछ करो, हम तुम्हारे घर तुम्हारे कहने से आए थे। सब ठीक करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी, कुछ करो। अंदर से आवाज आते हुए मृण्मयी कहती, जिसने सब बिगाड़ा हो वो तेरी क्या मदद करेगा? जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया हो उसके आगे भीख मांगकर क्या होगा? इससे अच्छा अपना बोरिया बिस्तर बांध और जा यहाँ से। इतना सुनते ही उत्कर्ष के पिता गुस्से में आग बबूला होकर आशुतोष से पूछते हैं, ये क्या कह रही है? सच बता, क्या हुआ था इसके साथ जो तुझे पता है और तू हमें नहीं बता रहा? आशुतोष सिर झुकाए चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहा था, जैसे उसने चुप्पी साध ली हो। इधर उत्कर्ष के पिता गुस्से में मृण्मयी से कहते, देख, तू जो भी है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, पर दया करके मेरे बेटे को जाने दे, बख्श दे मेरे बच्चे को। तभी अंदर से आवाज आती है, क्यों? हाँ, क्यों? तेरे दोस्त ने मेरे बारे में तुझे नहीं बताया? तो सुन, मैं बताती हूँ। बहुत समय पहले मैं और मेरे पिता शहर आए। हमारी माँ के देहांत के बाद
गांव में हमारा मन नहीं लगता था। पिता भी अकेले मौन अपने में रहने लगे। तभी परिवार वालों ने समझाया कि अगर जगह बदलेगी तो हमारे स्वभाव में भी बदलाव आएगा। ये जानकर मेरे पिता और मैं हम कोलकाता शहर आ गए। यहाँ आने के बाद हम पिता के दोस्त के यहाँ एक मकान में ठहरे थे। वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था। पिताजी पूजा पाठ कर जो भी कमाते उसमें हमारा गुजारा चल जाता था। सब ठीक ही तो था कि तभी एक दिन अचानक पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो अक्सर बीमार रहने लगे। उन्हें लगा कि उनके बाद मेरा क्या होगा। ये सोचकर उन्होंने मेरा रिश्ता उनके दोस्त के बेटे से करवा दिया, जिनके पास हम ठहरे ही थे। कुछ ही दिनों में मेरी शादी हो गई। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी। हाँ, मैं उनके साथ बहुत खुश थी। मैं, पिताजी और मेरे पति, हम तीनों खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। तभी एक दिन ये आशुतोष अपने घर पर पूजा कराने के नाम से हमारे घर आया और इसकी बुरी नज़र मुझ पर पड़ गई और इसने मेरे पिता और पति को लालच देकर, झूठा दिलासा देकर अपने घर के पास के इस मकान में ले आए ताकि वो मुझ पर हर वक्त बुरी नज़र रख सके। और मेरे और अपने परिवार से कहा कि हमें एक अच्छा परिवेश मिलेगा, जल्द मेरे पति को एक अच्छी नौकरी भी लगवा देंगे और मेरे पिता अपनी बची हुई ज़िंदगी आराम से पूजा पाठ करते हुए गुजार पाएंगे। मेरे पति और पिता दोनों इसके बहकावे में आकर यहाँ मुझे ले आए और इसी घर में हम रहने लगे। सुखी थे। कुछ दिन तक तो सब ठीक था और फिर एक रात इसने बहाने से मेरे पति को बाहर भेजकर मुझसे बात करने के बहाने घर आकर मुझसे छेड़छाड़ किया। तभी पिताजी ने ये देख उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उनका सिर पत्थर पे दे मारा, जिससे वहीं पर उनकी मौत हो गई। और इस सदमे को मैं सहन न कर पाई और उसी वक्त वहीं पर मैंने भी अपनी जान गंवा दी और इस कमबख्त ने हम दोनों की लाश को इसी घर में दफना दिया और सब कुछ खत्म हो गया। मैं आज तक एक रूह बनकर अपने पति, अपने प्यार को ढूंढ रही हूँ। मेरी आत्मा आज भी इस घर को नहीं छोड़ पाई, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरे पति मुझे ढूंढते यहीं आएंगे। पर ऐसा लगता है इस आशुतोष ने उसे भेजा था किसी काम से। कहीं इसने उसे मरवा तो नहीं दिया? तो आज तक मेरा इंतज़ार खत्म ही नहीं हुआ। जी में तो आता है कि इसे मारकर अपने सारे बदले पूरे कर लूं, पर ये सोचकर कि सिर्फ यही जानता है कि वो कहाँ है, इसने उन्हें कहाँ भेजा था। पूछो इससे, मेरे पति के बारे में पूछो ना, कहाँ है, क्या किया उसने इनके साथ। इसे तो अपनी बेटी की ही फिक्र है। मुझे भी तो अपनी बेटी कहकर ही
इस घर में लेकर आया था, तो आज मेरा सुहाग दबा कर अपनी बेटी का घर बसाने चला था तेरे बेटे के साथ। ये मैं कैसे होने दे सकती हूँ? जब से मैं मर गई तब से मैं हर दिन यहाँ वहाँ अपने प्यार को तलाशते भटकती रह रही थी। तभी मुझे तेरा ये बेटा दिखा, जिसकी आँखों में वही प्यार, वही दर्द, वही अकेलापन, वही जज्बात, वही अपनापन जो मुझे कभी मेरे पति से मिला था। तो मैं ये सब अपने होते हुए इस आशुतोष के बेटी के भाग्य में कैसे होने दे सकती थी? इसीलिए मैंने तेरे बेटे को तुम लोगों से छीन लिया। और मैं एक रूह हूँ जो अपने प्यार को बरसों से तलाश रही हूँ। लगता है आज मुझे मेरी मंजिल मिल ही गई। अब इसे मैं अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। चले जाओ तुम सब यहाँ से। ये सब सुन उत्कर्ष के पिता गुस्से में आशुतोष से कहते, ये सब क्या है? तू तो कह रहा था ये बचपन से तुम्हारे घर पर रहती है। तुमने अपने फायदे के लिए हमसे झूठ कहा। इतने नीचे गिर गए हो तुम, और तो और तुम्हारी बीवी और बेटी भी इसमें भागीदार है। छी छी छी, क्या सोचता था मैं तुम्हारे बारे में? अरे मैंने तो तुम्हारी बेटी के साथ अपने बेटे की शादी की बात तक सोच ली थी, और तुम क्या निकले? अपनी नीच इरादों को अंजाम देने के लिए एक परिवार को तबाह कर दिया। किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी भी चीज का मान नहीं रखा तुमने। तो ये थी ना मृण्मयी का सच, जो तुमने हमें बताया ही नहीं, या वो जो तुमने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हमें समझाया? अब बस बहुत हुआ। अब तक तूने जो भी किया, अब सही सही बता, इसका पति कहाँ है? और अगर ये एक रूह है तो तुम सबको नजर कैसे आ रही है? आशुतोष कहता, भाई मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया, पर यकीन मानो मेरी बीवी और बेटी को पहले कुछ भी पता नहीं था, पर इस हादसे के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने पश्चाताप करने के इरादे से इन दोनों को अपने किए का सब कुछ बता दिया। पर तभी से मृण्मयी हमारे आसपास ही रहने लगी, हम सबको दिखने लगी, आस पड़ोस को भी। पर परिवार के लोगों को छोड़कर सभी इसे सिर्फ एक जिंदा इंसान ही समझते हैं। इसने वादा किया कि जब तक इसके पति के बारे में मैं सब बता नहीं दूंगा, तब तक ये मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और मैं इस लालच में कि कहीं सब कुछ जानने के बाद ये हम सबको मार ना डाले, मैं इससे आज तक सच छुपाता रहा कि इसका पति एक एक्सीडेंट में मर चुका है। इसने मुझे बहुत बार मारने की कोशिश की, पर मैं हर बार इसके पति का वास्ता देकर बच जाता। पर लगता है मैंने बहुत देर कर दी भाई। अपने मतलब के कारण मैंने सबकी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। अब तक मैंने जो भी कहा वह अधूरा सच था, पर जो इस वक्त मैं यहाँ खड़े होकर तुझसे कह रहा हूँ, यही मृण्मयी का पूरा सच है। मुझे माफ़ कर देना, पर शायद अब वाकई बहुत देर हो चुकी है। अब उत्कर्ष में ही उसने अपने पति को पा लिया है। अब वो उसका हो चुका है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ये कहकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उत्कर्ष के पिता माथे पर हाथ पटकते हुए नीचे गिर जाते हैं और इस तरह एक माता पिता से उनका बेटा
हमेशा के लिए दूर हो जाता है। उधर मृण्मयी ने इन सब बातों को सुन लिया था। तभी एक हवा के वेग से उड़ते हुए आकर वो आशुतोष के सर को खींचते हुए धड़ से अलग कर देती है और हंसते हुए कहती, आज मेरा बदला पूरा हुआ। मैंने बहुत इंतज़ार किया, पर अब सच में जाते जाते तू मेरा पति मुझे सौंप गया। अब यही मेरा सच है। अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। क्यों আসতে পারবে না? আমি আর তুমি ব্যাস দুজনা এক হয়ে যাব। हम दोनों साथ साथ पति पत्नी बनकर फिर से एक साथ रहेंगे। ये कहते हुए दोबारा उसी कमरे में उत्कर्ष के साथ बंद हो जाती है। यहाँ आशुतोष की इस तरह की मौत देख पूरा परिवार सदमे में आ जाता है और उत्कर्ष के पिता भी अपनी पत्नी को साथ लिए वापस घर की ओर चले जाते हैं और यही सोचकर मन को दिलासा देते हैं कि विदाई में बहू घर आती है, पर हमने तो अपने बेटे को ही विदा कर दिया। किसी बेगुनाह को उसकी खोई खुशी अपने बेटे के रूप में दे दी। उन्हें ये समझ आ गया था कि अब उत्कर्ष को बचा पाना, उसे वापस घर लौटा पाना मुश्किल था। इस सच के साथ दोनों ने अपनी राहें बदल ली और उन दोनों को विदा कह दिया।